इतना सब लोग कह चुके हैं कि अब ये समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए। मेरा भैया जी का साथ सन 63 से 90 तक रहा। बहुत यादों के अंबार लगे हुए हैं, सैकड़ों यादें हैं, अच्छी बुरी सभी तरह की। लेकिन ये समझ नहीं आता कि क्या कहें, कैसे कहें। भैया जी की एक दो सीखें उन्होंने मुझे हमेशा दी। एक, सबसे मिल के चलो, एक, किसी को बुरा मत दो। उसके अलावा उनकी जो क्वालिटी थी उसमें एक थी जो हमेशा कहते हैं कि अतिथि देवो भव। वो क्वालिटी इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। एक बार भौजाई के हाथ में बहुत चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा। और हम लोग जब कहीं गए थे, विजासन गए थे शायद, तो वहाँ से जब आए तो भौजाई को लेटने के लिए सब लोग पीछे पड़ गए, लेटो लेटो लेटे। और कोई बाहर बैठा था भैया जी के पास, वो चला गया। अब भैया जी अंदर आके इतना गुस्सा हुए, ऐसा क्या हो गया कि उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या कर रहा था सारा घर, एक को चोट लगी, सारे घर को लगी। तो कोई भी आता था बगैर चाय नाश्ते के नहीं जाता, किसी भी हाल में उन्हें। और हम लोग भी खुश कि कोई भी आए तो नाश्ता करके ही जाए। दूसरी बात ये कि भैया जी हमेशा कि सबको साथ लेके चलो, ये बात अपनी बहनों से, लड़कियों से, सबके बच्चों से, सबको ये सिखाते थे कि हमेशा सबको साथ लेके चलो। दूसरी बात, गौरव कह रहे थे कि वो भैया जी के स्ट्रगल के बारे में किसी ने नहीं बताया कुछ। मैं चाहता था कि वो सब लोग बताएं। तो मुझे तो एक ही बात याद है उनकी कि मम्मी बताती थी, भौजाई बताती थी कि जब भैया जी यंग एज में थे और इंदौर में थे, तो जॉब करते थे, तो 3 काम एक साथ करते थे। उसमें तीनों काम मतलब सुबह वो 8 साढ़े 8 से शुरुआत करते थे और 12 बज जाते थे रात। तीनों जगह वो अपना काम इतनी जिम्मेदारी से संभालते, इतनी कर्मठता बहुत कम लोगों में, बहुत कम लोगों। भैया जी में तो ये सब सारे गुण खूब के भरे। तीसरी बात, सब बच्चों को, बड़ा पूरा परिवार था, हर एक का उतना ही ख्याल रखते थे। चाहे बाहर से कोई आ जाए, चाहे घर वाले ही, सबका उतना ही ख्याल रखते थे और सबका उतना ही स्नेह देते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी न किसी से कहीं न कहीं जरूर किसी न किसी की अदावत होती है, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी देख के नहीं लगा कि कभी किसी के साथ उनने ऐसा व्यवहार किया। और सबसे बड़ी बात ये कि भौजाई उनके साथ बराबर खड़ी, कभी भी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मना नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। और भैया जी का जीवन तो वाकई हम लोग के लिए प्रेरणादायी है। इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। भैया जी को सादर नमन। उस दिन जब भैया जी के लिए बोलने को कहा गया तो मैं बहुत ही भावुक हो गई थी, बोल नहीं पा रही थी। भैया जी तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए हर दिन मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। भैया जी ने मेरे लिए क्या नहीं किया, मैं भूल ही नहीं सकती। भैया जी मेरी शादी के दिन छतरपुर में मेरे फादर बुलाने आए कि तुम्हें देखो कौन बुला रहा है, और कमरे में गए। उनने पहली बात मेरे से यही कही थी कि जैसे तुम्हारे पिताजी बेटा वैसे ही हम हैं, और वही उनने अंत तक निभाया भी। मैं 66 में शादी हुई थी, मैं इंदौर आई, और तब भैया जी
एडीजे की पोस्ट पर उज्जैन में थे और बाई चांस तभी इनका भी जून में सेमिनार उज्जैन यूनिवर्सिटी में चल रहा था। तो हर दूसरे तीसरे दिन में उज्जैन जाती थी और फिर आ जाती थी। सैटरडे को इंदौर आ गई, फिर फ्राइडे को चली गई, फिर थर्सडे को, ऐसे ही चलता रहता था। वो दिन उज्जैन में संग रही। उज्जैन से ही मेरी पहली विदा हुई छतरपुर के लिए, जिसमें और क्या, काकी ने ही मेरी घाट पे साड़ी पे गोटा लगाया, उनने ही बेसन के लड्डू वड्डू सब बना के दिए। खैर वो तो मैं चली गई। 1.5 महीने बाद ही मैं लौट के आई। तब तक भैया जी प्रमोशन होके डिप्टी सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट भोपाल प्रमोशन होके चले गए थे। और भैया जी ने मेरी विदा की चिट्ठी के लिए मेरे फादर को लिखा कि आपकी लड़की मेरे घर में बड़ी समृद्धि और प्रगति लाई है और मैं ऐसे भोपाल आ गया हूँ। अब वो उज्जैन ना आके भोपाल होते हुए मेरे पास फिर इंदौर जाएगी और मैं भोपाल रुकी। और काफ़ी दिन में भैया जी के पास भोपाल जाती ही रहती थी और वहाँ मेरी जान पहचान के भी लोग काफ़ी मिलते थे और भैया जी की कोशिश रहती थी कि हर जगह मुझे मिलवा दें। करीब करीब मेरे जितने नाम कुछ भैया जी को मिलते कि बेटा वो तुम्हारे फादर को जानते हैं, तुम्हें जानते हैं, मिलना चाहोगी? तो मैं कहती जी। तो भैया जी उनके यहाँ ले जाते या उन लोगों को बुलाते। तो भोपाल में इस तरह खूब मिलना जुलना रहा। भोपाल से 1-2 साल बाद ही वो दिल्ली प्रमोशन होके चले गए, मेंबर ऑफ लैंग्वेज कमीशन लेजिस्लेटिव। खैर वहाँ पे अच्छी तरह भैया जी रह रहे थे, मैं भी जाती रहती थी, भौजाई भी वहाँ थी। वहाँ भी भैया जी की पूरी कोशिश रहती थी कि जितने लोगों से मिल सकें उतने लोगों से मिल लें। फालतू का पैसा वो खर्च करते नहीं थे, चाहे भरी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो बस में ले लेके पूरी दिल्ली में सबके यहाँ जाते थे। इस ज़माने में सोचो तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि भैया जी की उम्र में वो भैया जी काम करते थे। कार तो बहुत कम निकलती थी, जब पप्पू भैया कहीं फ्री हों और वो ले जाएं तो। उसके बाद तो बदकिस्मती से भौजाई का अंत हो गया। उसके काफ़ी दिन बाद फिर भैया जी के पास अकेले कैसे रहें, तो हम में से किसी न किसी को उनके पास रहना ही पड़ता था और प्रायः मेरा ही नंबर आता था वहाँ रहने का। तो फिर ये तय हुआ कि टीटू का एडमिशन कहीं करवाया जाए। तो भैया जी ने मुझसे कहा कि उसके लिए स्कूल का फार्मूला और भरो, 1-2 स्कूल देखो। हमने कहा भैया जी हमसे ये नहीं होगा। बोले बेटा होगा क्यों नहीं तुमसे, जाओ निखिल को लेके जाओ और फॉर्म लेके आओ, भरो। मैं 2 स्कूल का फॉर्म लाई थी इसका। किस्मत से दोनों ही स्कूल में फॉर्म भरा, दोनों ही स्कूल में इसका एडमिशन हो गया था। वो बार बार कहते थे बेटा तुम जो चाहोगी कर लोगी, देखो तुमने कर ही लिया ना। और बहुत खुश हुए। उसके घर करजन हॉस्टल के सामने इसका एडमिशन करवा दिया गया था। कभी इसके स्कूल में कोई फंक्शन होता, कुछ प्रतियोगिता होती, 2-3 बार मुझे भी वहाँ पे जज बनने के लिए बुलाया गया। जब मुझे जज बनने के लिए बुलाया जाता तो भैया जी कहते आज किशन तुम्हें कार से छोड़ के आएंगे। हम कहते भैया जी सामने ही तो रोज़ ही जाते हैं उसको लेने। नहीं, आज बेटा किशन छोड़ के आएंगे। और वो छोड़ के आते। बहुत भैया जी ने मुझे बस में कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, कोई आया है तो उसे ले जाओ, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया भैया जी ने जो मैं शायद कभी सोच ही नहीं सकती। बस में अकेले जाना है तो बेटा बस में जाओ, कोशिश करो यहाँ से बस बदलना, वहाँ जाना। फिर एक बार भैया जी बीमार पड़े तो मेरी तबीयत बहुत घबराई कि मैं क्या करूं। मेरे चाचा थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम उन्हें लेके आ जाओ हमारे यहाँ। फिर उन्हें लेके गए, उन्हें दिखाया, खाया, जाँच हुई, उन्हें विलिंगडन में एडमिट कर दिया। फिर भी मतलब भैया जी यही देखो बेटा तुमने कर लिया ना, मेरा करवा दिया, सब हो गया, कर सकती हो। फिर घर आके उनकी दवाइयाँ लाना CGHS से, वो भी करना पड़ा सब, और कर लेती थी। तो हमेशा ये मतलब कहने का कि वो हमेशा हर चीज़ में हिम्मत ही बढ़ाते रहे मेरी। फिर रिटायर होके जब वो इंदौर आ गए तो 78 में
मैंने बहुत कोशिश करी अपने पीएचडी पूरी करने की, जो हमेशा बीच बीच में छूट जाती थी। उसके लिए भी वही बार बार, बेटा अब काम पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और जिस दिन मेरी पूरा हुआ काम, मुझे अवार्ड हुई डॉक्टरेट, उस दिन जब मैं लौट के आई हूँ घर, तो मैंने देखा बड़े भाई साहब ने बाहर लाइटिंग की हुई थी और भैया जी बाहर खड़े थे कि बेटा देखो आज कुछ लोगों को जिन पे तुम खाने को बुलाना चाह रही थी, आज सब आएंगे। तो बड़े भैया ने ये करा है, हमारे घर में तो हमारी बहू को डॉक्टरेट मिली है, कोई ऐसी बात है। और बस भैया जी की खुशी कि हम बता ही नहीं सकते कितने खुश थे वो। उसके बाद क्या बताएं भैया जी, हर क्षण मुझे याद आते हैं। बस भैया जी जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और ऐसे ही ससुर सबको मिले कि उसमें कोई कमी नहीं है। भैया जी को शत नमन। जब मेरे ससुर शंभुनाथ जी बने तब उनका ही बहुत ख्याति थी, चतुर्वेदी लोग बहुत मान करते थे। हम जब ग्वालियर आए तब भी वादे तो कई लोग आके इकट्ठा हो जाते थे उनके, क्यों कि वे अपने साहस से किसी भी डिपार्टमेंट में काम हो उस काम को करा देते थे। इसे लोग इकट्ठे होते थे उनके बारे में। सब उनकी दया पर निर्भर है। बहुत से लोगों को उन्होंने चंद्रपुर के निवासी, दूसरे निवासी हो, सबकी मदद की, सबको अपने अपने जगह पर उनका करना मैं जीवन था। और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा हमने उनको देखा कि वो कभी भी किसी के भी काम के लिए मना नहीं करते थे। उनका जहाँ भी बस चलता था, नहीं चलता तो भी हिम्मत करके आगे बढ़ के उनका काम कराते थे। यहाँ ये कचपुरा निवासी थे, वो आए थे, उनका लड़का इंस्पेक्टर बनना चाहता था सेल टैक्स में। तो ये कौन है अपना फिरोज दयाल जी ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको उनसे मिले, उन्होंने उसका सिलेक्शन करवा दिया। वो अच्छी तरह काम किया, उसने अपने जीवन में बड़ा नाम कमाया। वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे। या चतुर्वेदी लोग जब मीटिंग होती इकट्ठे होते थे तब भी उसमें भी जाते थे। वो कई बार उनको लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने उसका परवाह नहीं की, वो अपना काम करते थे। वृंदावन बिहारी के घर में मीटिंग होती थी, हमेशा उन्होंने काम किया, कभी किसी के लिए काम के लिए मना नहीं किया। आपके साथ कैसा था पापा? आपको किस तरीके से रखते थे वो? आपको किस तरीके से रखते थे? कैसा था आपके साथ उनका? हमारे साथ तो बहुत अच्छा था। जब भी हमको कोई ज़रूरत पड़ती थी हम कभी कोई कहते नहीं थे उनसे कोई काम की। जब कहते थे तो वो हमारा काम पहले कर देते थे। वो बहुत ही उच्च विचार के थे। उनका हमेशा ये रहा कि चलो किसी न किसी को मदद करो। हमने उनको देखा कि वो हमेशा अपने आखिरी सांस तक लोगों की मदद करते। इंदौर में भी एक उनके मित्र थे जिनकी लड़की यहाँ रहती थी, उनका आदमी सेल टैक्स लेबर कमिश्नर था, असिस्टेंट कमिश्नर। तो वो सस्पेंड हो गया, लेकिन ससुर वहाँ थे, तो उनके आखिरी समय में भी वो वहाँ जाता थे उनके यहाँ, और उसको रामायण की शिक्षा देते थे। हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अपने लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए किया, तो बच्चे उनके अच्छे एक के बाद एक तरक्की किए। बस भैया जी के बारे में, उनके साथ बिताए इतने साल का अनुभव कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों में कहने में ऐसा लगेगा जैसे गागर में सागर भरने जैसा मुश्किल काम है। उनके साथ लखनऊ, इंदौर, नागदा, दिल्ली में बिताए समय, उनसे सीखे बातों, उनके व्यक्तित्व में जो उत्साह था,
जो सबको बांधने की क्षमता थी, जो सबको मार्गदर्शन देने का हौसला था, वो बहुत कम लोगों में होता है। हमें उनकी जिन बातों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, उसमें एक तो ये था कि बहुत सीमित संसाधनों में भी उन्होंने लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। अपने बच्चों को उन्होंने जितना वो पढ़ना चाहते थे उतना अवसर दिया। दूसरी बात, सबको बहुत लाड़ दिया, बहुत स्नेह दिया, छोटी छोटी बातों की तारीफ करी। लेकिन अगर हम लोग कहीं गलत होते थे तो बैठ के समझाते थे और उसको कैसे हल किया जाए, कैसे उस समस्या से निकला जाए, वो भी बताते थे। उन्हें बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत हमेशा चिंता थी। जहाँ भी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे आते थे उनके पास, या वो हम लोगों के पास आते थे, तो बच्चों को पढ़ाने बैठाते थे। और उन्हें ये था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बच्चे अच्छा करें। हमारे पास नागदा में चंपक मैगज़ीन बच्चों की इंग्लिश में आती थी, तो वो जब नागदा आते थे तो मैगज़ीन ले जाते थे इंदौर कि नीटू पिंटू हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी उसको उतनी अच्छी तरह पढ़ें। उनकी कुछ बातें जो उनका बड़प्पन है कि जब माँ की अचानक डेथ हुई और हम लखनऊ से दिल्ली भैया जी के पास कर्जन हॉस्टल आए, तो हम बुरी तरह हिले हुए थे। उन्होंने बाहर गैलरी में निकल के हमारे सिर पे हाथ रखा और हमें अपने साथ अंदर कमरे में ले गए। अपना दुख छुपा के उन्होंने हमें सहारा दिया। बच्चों के लिए क्या मिठाई आनी है, बच्चों को क्या चूरन पसंद है, सब चीज़ों का उनको ध्यान होता था हमेशा। हर छोटी बड़ी चीज़ का उनको, सबके लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, परिवार के सभी लोगों के लिए, जो भी उनके संपर्क में आया, सबका उनको ध्यान था। दिवाली पे शाम को हम लोग नागदा से आते थे तो बरामदे में टहलते हुए इंतज़ार करते थे कि अब ये लोग आएंगे नागदा से, ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं। इतना उन्होंने जितना त्याग अपने परिवार के लिए किया, उसी का फल है शायद कि आज हम सब लोग भौतिक रूप से दूर हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बस यही इच्छा है कि भैया जी की आदर्श को मान के हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे आगे की जनरेशन भी, और अपने अपने ईगो को छोड़ के यही कहें, बच्चों को सिखाएं कि रहमान बहुत सुख होत है, देख बढ़त निज गोद। अपने से ज़्यादा परिवार में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनकी तारीफ करें। और तभी हमें लगता है कि भैया जी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को यही सिखाया कि सबको बांध के रखो और सब में अच्छाई देखो। बस और हम कुछ नहीं कह सकते। मुझसे कहा गया है कि मैं भैया जी की 30वीं पुण्यतिथि पर भैया जी के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करूं। मेरा उनसे संपर्क 12-13 सालों तक ही रहा अपनी मैरिड लाइफ में, और वो मेरे ससुर होने के साथ साथ सास भी थे। माँ की, मेरी सास की कमी उन्होंने बखूबी निभाई और हमेशा उनका प्रोटेक्टिव हाथ मैंने अपने सिर पर फील किया। उनके होने से इंदौर का घर बहुत अपना लगता था, और अब वो नहीं है तो आई डोंट नो। उनकी वजह से इतनी
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग की फीलिंग होती थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा परिचय उनसे काफ़ी पत्रों के द्वारा भी रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ दूर विदेश में रहते थे। उनका the way he used to appreciate each success of children, my husband or my achievements was beautiful। और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि और अच्छा काम हम लोग करें। और एक बात उनकी सिखाई हुई जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरे काम आई, वो ये थी कि बेटा हमेशा लिव विद इन योर मीन्स। अपनी ज़रूरतें उतनी ही बढ़ाओ जितनी कि उनको पूरा करने की तुम में सामर्थ्य है। इस सीख ने मुझे ज़िंदगी भर एक आत्मविश्वास के साथ जीने का रीज़न दिया। He was very approachable। इतने बड़े परिवार में he had an open door policy। कोई भी किसी भी वक्त, वो चाहे सो रहे हों या जग रहे हों या अपना चिंतन मनन कर रहे हो, कभी भी जाके अपने मन की बात उनसे कहने के लिए फ्री फील करता था। और वो ध्यान से उस व्यक्ति की बात सुनकर सलाह देते थे, और कुछ नहीं तो उनके पास बैठकर मन हल्का हो जाता था। His sense of duty was amazing throughout his life। इतनी सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी पूरी जिंदगी निभाई कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। His sense of logic was astute as well। एक बार मैं उनके साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मेरे दोनों बच्चे भी साथ में थे, शायद 6-7 घंटे का सफ़र था। उन्होंने कहा मैं होल्ड ऑल खोल देता हूँ, तो मैंने कहा भैया जी क्या ज़रूरत है, 6-7 घंटे का ही तो सफ़र है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा 6-7 घंटे का सफ़र है, होल्ड ऑल खोलने में 5 मिनट लगेंगे, उसको दोबारा लपेटने में फिर 5-7 मिनट लगेंगे, पर 6-7 घंटे तुम बच्चे आराम से बैठेंगे। एंड ही कन्विंस्ड मी। Another big feature in his personality was his command over languages, in Hindi as well as English। When he used to write, the pen used to just flow। उनके पत्र कभी भी संक्षिप्त नहीं होते थे। 3-3, 4-4, 5-5 पन्ने का पत्र वो लिखते थे, और पूरे परिवार का समाचार उनके द्वारा हम लोगों तक पहुंच जाता था। Lastly, I think in his life throughout, he was a giver, never a taker। हमेशा उन्होंने दोनों हाथों से दुनिया को, अपने परिवार को, जान पहचान वालों को दिया ही है। कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं। आदरणीय भैया जी को मेरा सादर नमन। आज हम लोग उनकी याद में कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत अच्छी यादें, बहुत सुखद यादें। मेरे को उनका सत्संग का प्रणाम है मेरा। हमको उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करा। जब हम शादियों के आए तो हमको संगीत और पिक्चर का बड़ा शौक था। हम सभा शादी किया, नीचू फिल्चू वगैरह के फिर सभा देखने जाते थे। तो भैया जी बोले अरे घर में टीवी लाओ तो ये बात जाएगी। फिर हमको उन्होंने गाने सुनने के लिए भी कभी नहीं रुका। वैसे से और पढ़ूंगी तो हम कहते नहीं भैया जी हमने तो तारीफ इसलिए की है कि हमें नहीं पढ़ना। तो कहते अखबार पढ़ूंगी, तो हमने कहा। तो वो हमको अखबार पढ़ाते थे
और उनकी ये आदत आज तक हमारे अंदर है कि हम सवेरे उसके एक बार अखबार जरूर पढ़ते हैं। हमको कपड़े नहीं सुखाने आते थे, भैया जी ने अपने हाथ से हमें कपड़े सुखाने का तरीका सिखाया। और उन्होंने जैसे अपनी 6 महीने 6 बहूओं को और बेटियों को प्यार दिया, ऐसे हम 6 बहूओं को भी बहुत ज़्यादा प्यार करा। यह शौरभ पे उनका आभार इसलिए था, जब ये 3-4 महीने को लंदन गए, भैया जी उनको रिक्शे में बैठा के दोनों को न्यूज़ पिलाने ले जाते थे, फिर उसके पापा ले जाते थे, लाओ मैं लेके जाऊँगा। इस तरह से छोटी बड़ी हर बात का उनको बहुत ध्यान रहता था। इसलिए मुझे उनकी हर बात बहुत अच्छे से याद है और परिवार के सभी बच्चों को उन्होंने बहुत अपनापन से रखा है। और तो क्या बोलूँ, सभी कुछ बहुत अच्छा है। उन्हीं से आशीर्वाद से 203 साल में आज भी सर्टिफाई बैठे हुए हैं। ये उन्हीं के आशीर्वाद है। भगवान वो जहाँ रहे हम सबको ऐसे आशीर्वाद देते हैं। भैया जी के बारे में बोलना मेरे लिए बहुत कठिन और शब्दों व्यक्त करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरा सौभाग्य रहा, शादी के कुछ दिन पहले इनका ट्रांसफ़र जबलपुर से इंदौर हो गया। उन्हीं दिनों मैं उनके सानिध्य में 3 साल रही और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। भैया जी बाहर के कमरे में बरामदे में बैठते थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठती थी तो मुझे बहुत प्यार से और अपनी बात को बहुत सहज ढंग से कहते थे। उन्होंने मुझे संयुक्त परिवार में रहना, बड़ों का सम्मान करना, लोगों की बातों को सुनना, आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं, उन्होंने ही सिखाया। उनकी ये बातें आज भी मेरे मन पर बसी हुई हैं। मैं उन पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। भैया जी अपनी बात को एक पिता की तरह बहुत सहज ढंग से कह देते थे। आज भी जब मैं कहीं फंक्शन में जाती हूँ, लोग उनका परिचय पूछते हैं तो भैया जी का नाम सुनकर उनके चेहरे पर जो आदर और सम्मान आता है, उसे देखकर मुझे गर्व महसूस होता है। भैया जी के बारे में क्या बोलूं, उनकी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्हीं अच्छी यादों के स्मरण के साथ मुझे भैया जी के एक और रूप से शायद अधिकांश लोग परिचित नहीं होंगे कि वो कविता भी लिखते थे और अक्सर अपने मन की बात अपनी डायरी से किया करते थे। और उनकी उस दैनंदिनी से ही उनकी एक कविता मिली है जिसको पढ़कर अंदाज लगता है कि उनके हृदय में माँ के जाने से कितनी वेदना थी और वो उनको कितना मिस करते थे। ये कविता है तुम मेरे साथ थी परंतु अब कल्पना में ही साथ हो। तुम मेरे साथ थी परंतु अब कल्पना में ही साथ हो। कल्पता हूँ तब कल्पना कर पाता हूँ, कल्पना करके भी कल्पता ही हूँ, परंतु कल नहीं पाता हूँ। जो हृदय कलकल होता था वह अब बेकल रहता है। जो हृदय कलकल होता था वह अब बेकल रहता है। जो सुधा रस से सिंचित रहता था वह अब विरह हलाहल में बेसुसा रहता है। जो सुधा रस से सिंचित रहता था वह अब विरह हलाहल से बेसुध रहता है, परंतु अब बेबस हूँ, बरबस हूँ, कुछ भी बस नहीं चलता। फिर भी जीवन में बस नहीं। जीवन तो पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हारी स्मृतियाँ ही शेष जीवन पथ पर आशा के रूप में मार्गदर्शन व ढाढ़स बनाए रखने में सहायक मील व फरलांग के पत्थर हैं।
और उसी में तब हृदय को शीतल करने वाली सघन वृक्ष की छाह में तड़पता छटपटाता हुआ मैं अपनी जीवन यात्रा तड़प तड़प कर पूरी कर रहा हूँ। एक यह आशा लेकर कि जब तुमसे सुमधुर मिलन होगा, एक यह आशा लेकर कि जब तुमसे सुमधुर मिलन होगा, वीर गति मिलेगी, परोक्ष प्रत्यक्ष होने का रूप लेगा। मित्र आत्मा से मिलने पर ही यह आत्मा पूर्ण तृप्त होगी। भैया जी की डायरी से एक और कविता मिली है, व्यस्त। सब कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, सब कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, वे भूल जाते हैं कि मैं तो वास्तव में त्रस्त हूँ और इसीलिए अस्त व्यस्त हूँ। व्यवस्थित के नाम पर अव्यवस्थित हूँ, जीवित हूँ परंतु निर्जीव हूँ, जीवन विहीन हूँ। जीव बिना जीवन कहाँ, जान नहीं तो जीवन कैसा। साथी मिला तो जीवन जना, जीवन साथी बना। जीवन साथी ने साथ छोड़ा तो अब जीवन नहीं, केवल सांसें गिनने का है। हास उल्लास उमंग जीवन की हिलोरें, हास उल्लास उमंग जीवन की हिलोरें सब साथ छोड़ गई। यह अब शून्य है, सजन बिन निर्जन है, स्वजन भी परिजन से दिखने लगे हैं। पूज्य मामा जी के बारे में कहाँ से शुरू करें, ये बड़ा मुश्किल है। उनकी यादें हमारी 4 साल की उम्र से और करीब 70 साल की जीवन यात्रा का चरित्र चिंतन है। गंगा जल किसी भी घर से, किसी भी घाट से, कहीं से भी लें, उसका महत्व कम नहीं होता। उनके संग ये बात पूरी तरह चरितार्थ होती है। हमें गीता का विराट पुरुष, पुरुषार्थ, निष्काम कर्म, नैष्कर्म सिद्धि, योग और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का अद्भुत जीवंत पुरुष उनके सानिध्य में देखने को मिला। वह महाभारत का अनुशासन पर्व थे। अनुशासन, संयम, सिद्धांत के सूत्रधार थे वो। उन्होंने हमें इंदौर में किष्किंधा कांड पूरा याद करवाया था और तब हम सिर्फ 3री क्लास में थे। उस समय उन्होंने हमें मित्रता की परिभाषा भी समझाई थी, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ बनी रही। शायद हमारे आने वाले जीवन के सुंदरकांड का वह इंट्रोडक्शन था। अनुशासन और कर्तव्य पालन उनका मूल मंत्र रहा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वो बार बार दोहराते थे और पालन करने की पर जोर डालते थे। उनका ये कहना था, सामान व्यवस्थित हो और ऐसा हो कि अंधेरे में भी खोज लो। उनसे संबंधित परिवार और अन्य स्नेही में वे एक समान व्यवहार करते थे और सब में उसी तरीके से स्नेह से सबको पिरो रखा था, जैसे फूलों की माला में धागा। उनको रामचरितमानस पर श्रद्धा थी और वही उनका दर्शन भी था।
पर वो गीता का पूर्ण चरित्र थे। गीता के दूसरे खंड में पहली बार भगवान वाच शब्द आया है। विष्णु पुराण के हिसाब से जो 6 गुणों से संपन्न होते हैं उन गुणधारियों को भगवान कहते हैं। वो सारे के सारे गुण हमारे मामा जी में थे। उनके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्म पुरुष वो होता है विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च निष्पृहः। ये वो थे जो उनसे मिला वो उनका होकर रह गया। जैसे कहते हैं रामचरितमानस में चौपाई है, जो जाने धो जाय जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो उनसे एक बार मिला उनका होकर रह गया। सबको बांधने वाले एक सूत्र थे वो, सब में कॉमन। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय वो। ये गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। सादा जीवन, उच्च विचार, वो उसका निर्वाह करते थे और वही हम लोगों से भी उम्मीद करते थे। गीता में जितनी देव संपत्ति बताई हैं वो सारी की सारी उन्होंने आत्मसात कर रखी थी। उनके साथ हर समय कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता था। गीता के 17वें अध्याय में 14 से 16 श्लोक में तपों की व्याख्या की है, जिसमें मन वचन और शरीर के तप बताए हैं। वो उन सारे तपों के एक मूर्त रूप थे। जीवन संघर्षपूर्ण होते हुए भी शिव के बिल्कुल अवधरदानी चरित्र थे। किसी को कभी निराश नहीं किया और हर आदमी ये सोचता था कि उस पर उनका पूरा अधिकार है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। पता नहीं कहाँ से उन्हें इतना अदम्य साहस, प्रेरणा और संबल मिलता था। शायद रामचरितमानस के पुरुषोत्तम योगी थे वो। हमें पुस्तक पढ़ने का गुण उन्हीं से मिला। हालांकि उन्हें कभी उपन्यास पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, उनका जीवन इतना व्यस्त और संघर्षशील रहा। पर सत्य साहित्य के वो सुमूर्त रूप थे और धनी थे। हमने ऐसे कई अवसर देखे थे जब विपक्ष और पक्ष के वकील एक साथ आकर उनसे मित्रवत, गुरुवत व्यवहार की आशा रखते थे, आते थे, संग में बात करते थे और उनका उनसे दोनों से बराबर स्नेह का संबंध था। पर किसी के भी एक पक्ष नहीं लेते थे, बिल्कुल निष्काम पक्ष रखते थे। इनफैक्ट अगर हमें कहने को मिले तो हम उनके दर्शन को कहेंगे कि ही वॉज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, ही वॉज ए कंप्लीट पर्सनैलिटी, ही वॉज ए कंप्लीट पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के 4 गुण जो हैं वो उनके जीवन में बराबर बने रहे। उन्होंने कभी किसी पर किसी चीज़ के लिए जोर नहीं डाला, लेकिन वो सब कुछ इतना खुद पालन करते थे कि हम अपने आप उन सीमाओं में बंध जाते थे। अनुशासन में बिल्कुल नारियल के बाहर जैसे कड़ापन होता है वैसे ही कड़े थे वो। और स्नेह में बिल्कुल सरल, पूरे का पूरा प्यार, स्नेह। उनके बारे में क्या कहें, हम यही कह सकते हैं कि उनकी कथा अनंत है। जैसा कहते हैं कि
जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा ही उनके साथ है। और इसी कारण हमारे लिए इंदौर का श्रीनिवास संत भवन है, तीर्थ है। तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ संत होते हैं, और वहाँ हमारे मामा जी रहते थे, हमारे पूजी मामा जी। उनके चरित्र का रूपांकन हमारे सामर्थ्य के बाहर है, और शायद किसी के लिए भी होगा। मैंने अपने 74 वर्ष की अवस्था में कोई ऐसा दूसरा पुरुष नहीं देखा जिसने इतने बड़े, इतने विराट, इतने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को संभाल कर रखा हो, बराबर का स्नेह दिया हो, जिम्मेदारियों को निभाया हो, और वो भी सिर्फ अपनी दम के ऊपर। गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में उनका वर्णन है, शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये हमारे मामा जी थे। उनके स्मरण मार्ग से मन, शरीर और विचार शुद्ध हो जाते। नमस्कार। हम लोगों को परम पूजनीय भैया जी के साथ उनके बिलासपुर प्रवास के समय एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद भी उज्जैन, भोपाल एवं दिल्ली में अनवरत उनसे संपर्क बना रहा। बिलासपुर में मामा जी 1963 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आए। जनवरी 1963 में ही बड़े भैया शिव कुमार जी का विवाह हुआ था। अतः मामी जी को परिवार की जिम्मेदारी सौंपते हुए भैया जी काकी के साथ यहाँ आ गए। कुछ ही दिनों पश्चात हम लोग भी उनके साथ रहने के लिए आ गए। ऐसा कहते हैं, बचपन में आप जिन आदतों को देखते हैं वे ही आपके संस्कार बन जाते हैं। मामा जी के साथ 3 वर्ष तक रहना हम लोगों की परोक्ष शिक्षा व्यवहार के लिए पर्याप्त समय था। वे जज के महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी साइकिल से कोर्ट जाते तथा समय के अत्यंत पाबंद थे। जज को केस के बारे में वकीलों द्वारा दी गई दलीलें कानून की किताबों में फ्लैग लगाकर प्रस्तुत दृष्टांतों को ठीक से समझना एवं लागू करने के लिए उनका अध्ययन एवं उन पर विचार करना होता है। यह कार्य वे कोर्ट से आने के बाद थोड़ी देर विश्राम कर 3-4 घंटे तक करते, फिर प्रातः 3:30-4 बजे से उठकर 7 बजे तक करते थे। तब तक उनका स्टेनो आ जाता, फिर उसे विचारों को सुव्यवस्थित कर डिक्टेशन दिया करते थे। इस पूरी दिनचर्या में वे अत्यंत सामान्य रहते। उनके विश्राम का मतलब होता परिवार के लोगों के साथ बैठकर चर्चा करते हुए छोटी छोटी झपकियाँ लेना। परिवार के गंभीर मामलों की चर्चा प्रायः नित्य कर्म के बाद चाय पर प्रातः होती थी। इस समय हम लोगों को भी ज्ञान की बातें बताते, दोहावली, कवितावली का पाठ कराते हुए शब्दों के अनेक प्रकार के अर्थ समझाते। एक बहुत ही बड़े केस में लगभग 3 माह तक लगातार रात दिन श्रम करना पड़ा। वह ऑनर किलिंग या मॉब लिंचिंग जैसा मामला था। अतः पुलिस अधीक्षक ने उनके समक्ष सुरक्षा की पेशकश करते हुए साइकिल से न जाने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने निष्पक्षता, सत्यता तथा न्याय की बात कहकर मना कर दिया। उनके दिए गए अनेकों फैसले हाई कोर्ट में जाते, किंतु वहाँ भी अपरिवर्तित रहते थे। बिलासपुर रेलवे का बड़ा जंक्शन था, अतः प्रायः बांधवगण ट्रेन बदलने के समय का उपयोग उनसे भेंट करने में करते थे। यह दिन का कोई भी समय होता था और आगंतुक को समयानुसार जलपान या भोजन कराया जाता, जिसकी व्यवस्था बिना निर्देशों की प्रतीक्षा किए हम लोगों को करनी होती थी। इस संदर्भ में चक्रधरपुर के वकील साहब पांडे जी के आतिथ्य का अनेक बार संयोग हुआ। मामा जी निर्धारित समय पर प्रातः 10 बजे
चौके में धोती पहनकर भोजन किया करते थे। वे धर्म भीरू नहीं थे, किंतु धर्म पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते थे। मैंने उन्हें बहुत ही कम मंदिर जाते देखा, किंतु भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास था। बिलासपुर में उन दिनों गिरिजा कुमार चतुर्वेदी जी मैनपुरी के फिशरीज विभाग में बड़े पद पर थे। उनका ज़्यादातर यहाँ आना जाना होता था तथा कभी कभार वे हम लोगों को खूंटा घाट डैम की सैर अथवा पिकनिक के लिए भी ले जाया करते थे। मामा जी का जीवन इतना सहज था कि बिलासपुर से इंदौर की यात्रा प्रायः प्रतिमाह द्वितीय श्रेणी में बिना कुशन की सीटों पर होल्ड ऑल के साथ बड़े सामान्य रूप से कर लेते थे। उन दिनों ट्रेनों में सिर्फ प्रथम श्रेणी में कुशन हुआ करती थी। इंदौर से लेकर बिलासपुर तक कार्य करने के फलस्वरूप उनके सभी जगह मधुर संबंध एवं व्यवहार बन गए थे। वे निसंकोच लोगों की मदद के लिए तैयार रहते, कभी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, कभी पत्र के माध्यम से, जिसे रिकमेंडेशन लेटर भी कह सकते हैं, किया करते थे। पत्र लेखन उनकी दिनचर्या का अंश था तथा हम लोगों को तो अनेक बार शब्दों के गलत प्रयोग तथा सही शब्दों के बारे में बताते थे। पत्र चाहे पोस्ट कार्ड हो अथवा अंतर्देशीय पत्र पूर्णतः भरा होता था। जरा सी जगह भी खाली रखना उन्हें पैसे का दुरुपयोग लगती थी। उनकी वोकैबुलरी समृद्ध थी तथा सही शब्दों का चयन उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थी। वे यदा कदा हम लोगों को अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत भी पढ़ाया करते थे। वे बृहद परिवार के एकमात्र कर्ता थे। सभी बहनों को समान भाव से त्योहारों पर स्वयं मनी ऑर्डर करते। वर्षों तक राखी के 20 रुपये का मनी ऑर्डर कभी लेट नहीं हुआ तथा उसे माँ तथा उनकी बहनों ने आशीर्वाद समझकर ही ग्रहण किया। यह राशि कभी किसी भी बहन के लिए शिकायत नहीं हुई। पप्पू चच्चा डॉक्टर हरिशंकर जी के बाद इस परिवार के पहले डॉक्टर हुए जो विलायत नौकरी के लिए गए। पप्पू की आय से प्राप्त राशि में से राखी पर मामा जी ने सभी बहनों को 2-2 पाउंड दिए तथा इस खुशी को सभी के साथ बांटा। सन 1982 में बजाज के स्कूटर विदेशी मुद्रा से बिना बुकिंग के खरीदे जा सकते थे। मुझे भी उन्होंने पाउंड से भुगतान कर इंदौर से बजाज चेतक स्कूटर भिजवाया था। उनके सभी आयोजनों में उनकी बहनें सदैव उपस्थित होती थीं तथा सभी की फ़ोटो में बहनों को आप उनके पास ही पाएंगे। यह बात अब उनके बच्चों में भी है। सभी बुआ के समान आदर और समर्पित भाव से सम्मान दिया जाता है। मामा जी स्वयं पढ़े लिखे थे। उस समय के अनुरूप ही बहनों की जितनी संभव थी शिक्षा हुई थी, किंतु सभी बहनों के घर में अर्थ से ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया गया था। तालगांव में विद्या मौसी एवं हमारी माँ का विवाह साथ साथ हुआ था। दोनों ही परिवारों के बीच इनके बच्चों ने अलग से पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की अपेक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो मान सम्मान और अपने परिवार का नाम रोशन किया। मामा जी हम सभी के लिए सदैव उपलब्ध रहे और हर बच्चे को उनके मामा होने का गर्व है। उन्होंने हम सभी को अपने परिवार, माता पिता के प्रति प्रतिबद्धता का जो पाठ पढ़ाया, जो आदर्श रखा, जो मान सम्मान देना, व्यवहार करना सिखाया, समय की कीमत, पैसे की कीमत, अवसर की कीमत, व्यवहार में बड़प्पन, इमोशंस के बारे में जीवन पर्यंत उदाहरण पेश किए, वे सब हम लोगों के लिए जीवन दर्शन बन गए हैं। उनके पढ़ाए गए अनेक दोहे एवं भजन जैसे गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, या रामचंद्र कृपालु भजमन, या गज की टेर सुनी रघुनंदन, आप पधारे नारायण। इसी प्रकार तुलसीदास जी के दोहे पुरते निकसी रघुवीर बधु, या बाउरो राउरो नाही भवानी, मधुराष्टकम, या तुलसी मन रंजन अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशीलु है,
नवनील सरोरुह से बिकसे। ऐसे ही शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावें। ये सब उनकी यादों को जीवंत रखे हैं। सच ही व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बड़ा होता है। पूज्य भैया जी एवं हर सम्मति विपत्ति में उनके साथ खड़ी होने वाली मामी जी को सत नमन। आज नाना जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मैं जो वकालत के प्रोफेशन में हूँ, ये उन्हीं की देन है। उनके द्वारा मुझे वकालत करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और LLB करने के लिए BSc करने के उपरांत निर्देशित किया गया। मैंने LLB ज्वाइन करने पर मुझे LLB की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसका भी उनके द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने इस हेतु में उनके मित्र के चिरंजीव जो यहाँ पे सिविल जज थे, उनको मेरे को गाइड करने के लिए कहा गया। तो उनके द्वारा मुझे पूरा उसका LLB के कोर्स के संबंध में पूरा ज्ञान दिया गया और मुझे उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके कारण से मैं आज सफलतापूर्वक ग्वालियर में वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ। पुनः मैं नाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार। आज इस टाइम पे जहां हम लोग व्हाट्सएप, जूम मीटिंग्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं, हम बाबा को याद कर रहे हैं, जिनका कि पूरा लाइफ अगर मुझे याद है तो हमेशा व्यक्तिगत संपर्क में रहा है, पर्सनल टच। Such a diametrically opposite situation, I guess we can always say with the evolution of time. जीवन के मेरे पहले करीब 22 साल बाबा के साथ में रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। अगर मैं कुछ चीज़ों को उसमें से निकालूं तो मेरे ख्याल है 3 चीज़ें एकदम दिमाग में आती हैं। सबसे पहले अनकंडीशनल सपोर्ट कहूँगा मैं। हम लोग सैलरीड एम्प्लॉइज़, अगर हमें किसी को किसी चीज़ की सहायता करनी होती है तो कई बार सोचते हैं कि कैसे करें, कितना कर सकते हैं और कैसे उसको एडजस्ट कर लें। पर मुझे अपनी याद में तब बाबा रिटायर्ड हो चुके थे। हर वक्त हर महीने बाबा को स्कूटर पर बैठा के अपने साथ में लेके जाया करता था और कम से कम 4 मनी ऑर्डर हम लोग हर मंथ किया करते थे। आई थिंक डिफरेंट टाइम, डिफरेंट थिंकिंग। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि एक हमेशा एनकरेजिंग एटीट्यूड, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। मैं शायद 10th में था उस वक्त और हम लोग सब तैयार थे उज्जैन जाने के लिए। आई थिंक श्री गोपाल चाचा जी के यहाँ कुछ फंक्शन था और ड्राइवर ने एकदम से आने को मना कर दिया कि वो नहीं आ पाएगा। मुझे कार चलाना आता था मगर इतना नहीं कि मैं इंदौर से उज्जैन ड्राइव कर सकूं। मगर बाबा का कॉन्फिडेंस कि नहीं रिन, तुम कार चलाओ, हम तुम्हारे साथ में बैठें। और हम लोग गए, वापस लौट के आए। उसी दिन गए, उसी दिन लौट के आ गए थे। बट एक tremendous confidence boost because of the support Baba was able to offer, the kind of confidence he had put in my driving abilities. I think मेरी जब 7th की समर वेकेशन थी तब बाबा ने मुझसे कहा कि भाई तुम महाभारत पढ़ो। मैंने पूरा महाभारत पढ़ा। हर शाम को माँ अपना नाश्ता करने के बाद में बाबा और हम लोग बैठा करते थे और मैं बाबा को बताया करता था कि बाबा मैंने आज ये सीखा, ये पढ़ा उसमें। और महाभारत अपने आप में एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हर चीज़ के कैरेक्टर का एक सही विवरण किया गया है। आई थिंक
महाभारत पढ़ना और उसके बाद में कुछ टाइम निकाल पाना जिससे मैं कि बाबा की एनालिसिस को भी अपने उसमें थॉट्स में इंक्लूड कर लूँ, एक अपने आप में बड़ा असंभव सामंजस्य था। हमेशा कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जहां हम लोग सोचते हैं कि आगे कुछ कैसे करें, कब कैसे करना चाहिए। आई थिंक हर दिन किसी न किसी रूप में मैं बाबा को याद कर लेता हूँ। नमस्कार। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरा पूरा बचपन बाबा के साथ दिल्ली में गुजरा है। जब भी मैं स्कूल से आया करता था तो मेरी कोई ना कोई रोज़ फरमाइश रहा करती थी। कभी मिठाई के लिए, मुझे खोए की मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, चॉकलेट्स, कभी खिलौने। पर बाबा ने हमेशा मेरी हर ज़िद को बहुत ही खुशी खुशी और हंसते हुए पूरा किया है। जब भी पप्पू अंकल ऑफिस से या हॉस्पिटल से आया करते थे, बाबा उनको हमेशा अलग से भेजा करते थे कि टीटू ने कुछ मांगा है, जाओ उसको साथ में ले जाओ या उसके लिए ये लेके आओ। मेरी सारी छोटी छोटी फरमाइशें बाबा बहुत हंसी हंसी पूर्ण किया करते थे। मैं जब बाबा के मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में रहा हूँ जो हमेशा बाबा के पास सोया हूँ। उनका जो ड्राइंग रूम में उनका जो एक बड़ा बेड था, मैं नॉर्मली बाबा के पास में वहीं जाके सोया करता था और बाबा से चिपक के सोया करता था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था और मुझे बाबा का हमेशा गुस्सा करना बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा जब भी अपनी जवान अंदर करके ऐसे गुस्सा हुआ करते थे तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत मज़ा आता था कि बाबा का ये चेहरा देखूंगा। तो मैं कोई ना कोई ऐसे बहाने से कुछ ना कुछ किया करता था जिससे कि बाबा ऐसा करें और मैं हंसूं। तो बाबा को ये चीज़ धीरे बाद में समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं बाबा की नकल बाबा के साथ कई बार बाबा के सामने भी किया करता था। एक बार मैं बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था, रो रहा था, बहुत रोता था। तो बाबा ने मुझे चुप कराने के लिए मेरा हाथ खींचा। बाबा ने हाथ खींचा और मैं और ज़ोर से रोया। तो बाबा थोड़ी देर बाद मेरे पास में आए कि तुम इतनी ज़ोर से क्यों रोए। तो मैंने कहा बाबा आपने मेरा हाथ तो खींचा है पर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैं शशिंकल के पास गया, उन्होंने एक्सरे वगैरह निकाला तो मालूम पड़ा मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो बाबा को दुख तो हुआ होगा, पर बाबा जब मेरे पास में आए तो बड़े इत्मीनान से उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोले बेटा ये तो फटाफट 3 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा। उससे मुझे एक जो बड़ी सीख मिली कि अगर बड़ी सी बड़ी परेशानी भी हो, हम उसको किस प्रकार से देखते हैं और अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो वो भी बहुत छोटी लगेगी। चूँकि पूरा बचपन बाबा के साथ ही गुजरा था, उनकी पर्सनैलिटी को देख के गुजरा था। मैंने जब जब बाबा के बाद भी जिन जिन लोगों से मिला हूँ, बाबा की मिलनसारता, बाबा का एक बड़ा दृष्टिकोण, लोगों से मिलने का एक जो नज़रिया था, उनको हेल्प करने का उनका एक जो दृष्टिकोण था, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे में आए। मैं एक और इंस्टेंस देना चाहता हूँ कि मैं जब 4-5 दिन लगातार कार सीखने गया और मुझे कार चलाना बिल्कुल भी नहीं आई। जब छठे दिन मैं कार चलाने नहीं गया तो बाबा ने पूछा बेटा तुम कार चलाने क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने कहा बाबा मुझसे कार चलाते बिल्कुल भी नहीं बन रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पिटती है। तो बाबा ने बोला चलो हम तुम्हारे साथ बैठते हैं। मैंने कहा बाबा मुझे कार इतनी भी नहीं आती कि मैं कार बाहर निकाल सकूं। बाबा ने बोला कार स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कार स्टार्ट करी, बाबा मेरे साथ बैठे। करीब 2.5 किलोमीटर की ड्राइविंग रही होगी सराफा तक। उसमें कम से कम मेरी कार 20 से 25 बार बंद हुई होगी। न बाबा ने मुझे कुछ कहा, न मुझे बाहर से कोई गाली मिली। चुपचाप 2.5 किलोमीटर का रास्ता करीब 1 घंटे में कवर किया होगा। पर अगले 2-3 दिन बाबा मेरे साथ गए और मुझे बाद में बहुत अच्छी कार ड्राइविंग सीखने में आ गई। तो ये सिर्फ यही है कि बाबा का न एक हौसला अफजाई का एक तरीका बहुत ही अलग था। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़िंदगी में बाबा का नाम और रोशन कर सकूं, अपने पापा का नाम और रोशन कर सकूं, अपने परिवार का नाम और रोशन कर सकूं। जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया हुआ है उसी पे मैं आगे अपने आप को निभा कर सकूं। सभी बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। बाबा के बारे में
मैं सिर्फ 3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, जो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फैमिली था, जिसकी वजह से उन्होंने हम सबको इतना जोड़ के रखा। हर गर्मी की छुट्टियां हम लोग साथ वहाँ होते थे, जिसकी वजह से आज भी हम लोग का कोई भी वक्त ज़रूरत कुछ भी हो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जो प्यार, जो आदर बड़ों के लिए, वो बाबा से हम लोगों ने सीखा, बाबा ने हम लोगों में इंस्टिल किया। दूसरी चीज़ was his dedication towards education. उनने हम लोगों को बचपन से पढ़ने के लिए encourage किया, in certain ways force भी किया। हर छुट्टियों में ऐसा नहीं होता था कि हम लोग सिर्फ मौज मस्ती करते थे। बाबा सुबह 6 साढ़े 6 बजे सब लोग को उठा के बच्चों को अपने रूम में इकट्ठा करके हम लोग को इंग्लिश या मैथ पढ़ना पड़ता था। रेनन मार्टिन के लेसन्स करने पड़ते थे। एंड वहाँ से कहीं एक पढ़ाई के लिए, हार्ड वर्क के लिए एक वैल्यू इंस्टिल हुई हम लोगों में। एंड ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने में नहीं, कई सालों में हुई। और तीसरी चीज़ जो मैं बाबा के बारे में, जो मैंने अपने आप देखा और जो मैंने बाद में समझा भी, was dedication, persistence and hard work. अपने अगर अब हम सोचें तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में बाबा ने एक इतना बड़ा परिवार संभाला, सबको साथ इनकरेज किया, डेवलप किया, सबके करियर्स बिल्ड करे, और हम लोग उसका सेकंड लेवल डेरिवेटिव है। जो उनने शुरू किया वो पापा, ताऊजी, चाचा, बुआओं ने, फूफा जी, सब लोगों ने मिल के आगे बढ़ाया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनरेशन में अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को आगे बढ़ाएं उसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से। तो ये बहुत, उनको बहुत इस चीज़ का मैं क्रेडिट दूंगा कि उनकी वजह से हम लोग एज अ फैमिली आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो the best we can do to dedicate to his memory is to keep working hard, keep our value system in place and keep moving forward. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाबा की बहुत सारी यादें हैं और सबको प्रणाम, चरण स्पर्श। Some of the fondest memories I have of my childhood are from Indore. That maybe because I was amongst the oldest granddaughters of the house, and the love and affection I got from my mamas, mommies and mausis was incredible. We would go there every winter, and I would form this lovely bond with my cousins, and we just had a whole bunch of us. And जो बॉन्ड मेरा नाना जी के साथ स्पेशली हो गया था, जब वो हमारे पास दार्जिलिंग में थे। उनके दार्जिलिंग से लौटने के बाद मेरा और नाना जी का एक चिट्ठियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैं नाना जी को चिट्ठियाँ लिख के भेजती थी और वो करेक्शन करके मेरे को भेजते थे। शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि मैंने तो इतने प्यार से नाना जी को चिट्ठियाँ भेजी और नाना जी ने करेक्शन करके वापस भेज दी। और अब जब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, उनकी 2-4 कही हुई बातें अभी भी मेरे को याद हैं कि बेटा तुम्हारी जो चिट्ठी को पढ़ रहा है वो सिर्फ चिट्ठी देख के ये समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी मानसिक, तुम्हारे वातावरण की, सब जगह की फीलिंग्स क्या हैं, उसको तुम्हारे पास बिना आए ये एहसास हो जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें मेरे को अभी भी बहुत प्रेरित करती हैं। और आज के डेट में किसके पास इतना टाइम है कि उनको ये छोटी छोटी चीज़ें के लिए टाइम देगा, दिशा दिखाएगा। एंड I think some of the disciplines that we got out of the house. आदरणीय मामा जी की 30वीं पुण्यतिथि के बारे में सभी ने अपनी अपनी तरह से उनके बारे में कहा है।
मैं सभी से सहमत हूँ। मेरे जीवन में मामा जी की 2 बातों का बहुत असर पड़ा, सभी से शेयर करना चाहता हूँ। पहला, जब पिताजी को पैलिसिस हो गया था और लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती थे, मामा जी उनको देखने लखनऊ आए और मुझसे धीरे से हालचाल लिया। पिताजी कोमा में थे। फिर मामा जी ने कहा कि श्री राम जयराम वार्ड डॉक्टर मालवी साहब कोई मामा आए, मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अस्पताल के बगल में ही श्री राम मामा रहते थे। उसी बिल्डिंग में जयराम मामा का ऑफिस था तथा डॉक्टर मालवी साहब जी मेडिकल के डायरेक्टर थे। तब उन्होंने कहा, बेटा जीवन में कभी किसी से अपेक्षा मत करना। अपेक्षा की इसलिए दिक्कत हुई। दूसरा, उसी दौरान मैं किसी के ट्रांसफ़र के लिए मामा जी के पास दिल्ली गया और उन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS को मामा जी से भली भांति परिचित थे। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपके यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मैं आ जाऊँगा। तब मामा जी ने कहा, मुझे चाय नहीं पिलाना चाहते हो? तो उन्होंने मामा जी की बात मानी और मामा जी मुझे लेकर उनके यहाँ कर्जन रोड हॉस्टल में ही रहते थे। पूरी बात बताई। लौटकर मैंने मामा जी से कहा, वो तो खुद आना चाहते थे। तब उन्होंने कहा, जब अपना काम किसी से हो तो खुद जाकर बात करनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। इसलिए स्वयं जाकर मिलना चाहिए, जिसका असर मेरे जीवन पर पड़ा। और ये दोनों बातों मैंने अपने जीवन में बड़ी गहराई से पालन किया और मुझे सफलता अभी तक उसी से सफलता मिलती रही है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब हम लोग हॉल में बैठ के सब लोग आरती होती थी या सब होता था, उसके बाद मामा जी एक बार में मैं देवेंद्र और उपेंद्र तीनों लोग थे, तो उन्होंने हम लोगों से संस्कृत के श्लोक सुने। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। मैं मामा जी को नमन करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मामा जी को मेरी तरफ से शत प्रणाम। मैं उनकी बहन मालती जी की छोटी बेटी चित्रा हूँ। मैं सबसे छोटी होने के कारण मामा जी का ज़्यादा स्नेह नहीं ले सकी, पर मैंने अपनी माँ और पिताजी से मामा जी के विषय में काफ़ी कुछ सुना है। पिताजी कहते थे कि मामा जी जैसा महान पुरुष बहुत कम होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी, अपने व्यस्तता में रहते हुए भी अपने सारे रिश्तेदारों और समाज के हित में कार्यरत थे। इसके बाद भी अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। मामा जी को जो भी पत्र लिखता था, अगला पत्र उसी के नाम से आता था। जब 15 साल पहले इंदौर गई थी, घर गई, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी भांजी हूँ। मेरी तरफ से मामा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। पीयूष भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको याद रखा। श्रद्धेय मामा जी को कोटि कोटि नमन। आदरणीय मामा जी के व्यक्तित्व को शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं है। मेरी माँ स्वर्गीय सुशीला चतुर्वेदी भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने के कारण मामा जी की विशेष लाडली थी। जाहिर है हम सबको भी मामा जी का विशेष स्नेह मिला। वे हमारे परिवार के वटवृक्ष थे। उनके विनम्र, स्नेहशील एवं अनुशासित जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे अपने ननिहाल की बहुत सी बातें याद आती हैं, जिसमें हम सब पूरा परिवार बैठ के मामा जी के साथ सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। ये सब यादें मुझे बहुत याद आती हैं। मुझे याद है मेरी शादी के समय मामा जी मंडप में ले जाते समय परिवार को प्रेम से जोड़े रखने की प्रेरणा दी, जिसे मैंने सदैव अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। पीयूष भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सब भाई बहनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अवसर दिया। तो गौरव ने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया। सभी लोगों को बुलाया, सभी लोगों से 20 जून के बारे में बात करने को कहा। जब उनके 75 वर्ष पूरे हुए तब मैंने एक आर्टिकल चतुर्वेदी में लिखा था, जिसका जिक्र उस समय पे टाइटल के रूप में मैंने किया, जीवे शरद शतम। और कुछ ऐसा हुआ कि उसी के कुछ महीने बाद ही जून माह में हमने देखा कि जल्दी ही मुझे लिखना पड़ा विदा है कर्मयोगी।
और वो लिखते समय उसके पहले ही पैराग्राफ को मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बार बार ये विषय निकल करके आया कि उन सनातन मूल्यों के प्रति उनका समर्थन रहा, उनका कमिटमेंट रहा, जो आगे आने वाले कई पीढ़ियों में हमें लगातार देखने को मिल रही है। और अगर उनके ऊपर हम जा कर के देखें तो उनके पिता जो श्रीनिवास जी थे और ये पूरा परिवार, अगर हम देखें हमारी पीढ़ी और हमारे ओरिजिन पर जाकर देखें तो वो श्री हरिदास मिश्र के परिवार से हम लोग हैं। और कई लोगों ने मिलकर के हमारी जो वंशावली जो तैयार करी, तो उसमें हरिदास मिश्र जो कि 1537 में हुए और उसके बाद बाबा का जन्म हुआ 1915 में, और ये 11वीं पीढ़ी थी। तो जो मूल्य व्यवस्था जीवन की बाबा ने अपने पिताजी से, श्रीनिवास जी से, प्रोफेसर श्रीनिवास शास्त्री से ली और उनके पिता पंडित हरिप्रसाद जी से ली, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कड़ी है। एक बार बाबा ने मुझे बताया था कि जब वो अपने मामा के घर गए हुए थे, तो अगर हम कोटा से इंदौर आए तो नागदा और कोटा के बीच में एक स्टेशन आता है गरोट, तो बाबा जब वहाँ पे अपनी छुट्टियों में गए हुए थे तो 15 दिन से ज़्यादा शायद रह लिए वो वहाँ, तो उनके फादर ने उनको एक चिट्ठी लिखी, उनके पिताजी ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि शंभू, the Garot hospitalities would not steer you through in your life. Come back and work hard for your life. और वो एक बाबा ने एक अपना संदेश उसको अपनी ज़िंदगी का बनाया, और हमने देखा कि लगातार वर्षों तक वो काम करते रहे, परिवार के साथ काम करा और अपने अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ उन्होंने काम किया। काकी बताती थी कि वो 3 नौकरियाँ एक बार में करते थे। सुबह वो एक जगह जाते थे, रीगल टॉकीज के अकाउंट्स देखते थे, दूसरे में वो राशन का कार्ड का काम देखते थे, जहां बाद में उन्होंने पद्मेश्वर दत्त शर्मा जो हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री हुए उनको रखा, और बाद में उनका कोर्ट का काम होता था। तो इस तरह बड़े कड़ा जीवन और कड़ी तपस्या जिसको कह सकते हैं वो सामने रही। इसीलिए हम लोगों ने जब 1990 में उनका देहावसान हुआ, तब हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे विषयों को साथ में लिया जाए जिनको बाबा ने अपने जीवन काल में न सिर्फ नौकरी के रूप में लिया बल्कि अपनी वैल्यू सिस्टम के रूप में भी लिया। उसमें राम तो एक महत्वपूर्ण विषय था ही, और रामचरितमानस वो अक्सर पढ़ा भी करते थे, तो रामचरितमानस और राम से जुड़े हुए मुद्दों को लिया। विधि और हिंदी न सिर्फ उनके कार्यक्षेत्र थे बल्कि उनके रुचि के भी विषय थे, तो वो हमने लिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय रहा वो साहित्य और समाज के रूप में सामने निकल कर के आया, और प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं। इन 4 विषयों पर हमने 25 साल तक व्याख्यानमालाएं की। उसमें कई 100 लोगों ने हिस्सा लिया, बल्कि इंदौर के लोगों के बीच में जो बौद्धिक वर्ग है उसमें एक लगातार एक संदेश ही बन गया कि 20 जून आ रहा है, तो अब या तो सुबह भजन में कौन आ रहा है या शाम को कार्यक्रम किसका है। तो ये एक पूरे परिवार को जोड़ने की बात थी, सबको साथ में लेके चलने की एक बात थी, और उसी के साथ में जो बौद्धिक स्तर है, सामाजिक बौद्धिक स्तर है, उसमें हमारा जुड़ाव और सबका एक साथ आगे आना, ये लगातार हुआ, 25 वर्षों तक हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब गौरव ने बताया कि वो भी इस वर्ष प्लान कर रहा है। हमने जब 25 वर्ष के कार्यक्रम किए तो सभी लोगों ने मिलके किए। उसमें पापा भी होते थे, पीपी अंकल भी होते थे, शिष्य अंकल सारी काम देखते थे, और बाद में दादा उसमें डिनर का काम देखता था। वो हम लोगों ने लगातार किया 25 साल तक। उसके बाद 2015 में हमने खत्म किया, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हो गई, और उसके बाद में अब 2020 में गौरव ने फिर से ये शुरू किया। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में भी हम लोग लगातार ऐसे ही किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। सभी बड़ों को चरण स्पर्श। मुझे बाबा की कुछ यादें हैं। एक याद जो बहुत ही स्पेशल है वो बाबा की चेयर हॉल में रहती थी, और हम उसे बाबा की चेयर के नाम से ही जानते थे, उस चेयर को बुलाते थे। वो बाबा उस चेयर पे बैठ के महाभारत और रामायण देखते थे, और जब भी वो चेयर पे बाबा नहीं होते थे तो भी वो चेयर खाली रहती थी, क्योंकि उस पे बाबा बैठते थे।
तो वो एक याद मुझे बहुत है उस चीज़ की। दूसरी याद मैं अगर आप सबसे शेयर करूं तो एक बुज़ुर्ग घर के सामने से निकलते थे रोज़, और जब भी वो निकलते थे तो वो अपना सर झुका के नमस्ते करके चले जाते थे। एक दिन मैं बड़े ताऊ जी के साथ बाहर बैठा था और मैंने बड़े ताऊ जी से उस दिन पूछ ही लिया कि बड़े ताऊ जी ये बुज़ुर्ग कौन है और ये ऐसे नमस्ते करके क्यों जाते हैं। उस पर बड़े ताऊ जी ने मुझे उनका पूरा इंसिडेंट बताया कि वो शख्स जब भी इंदौर आए होंगे काफ़ी बार बाबा के पास आए अपनी जॉब को लेके, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, और बाबा ने उनकी हर चीज़ में मदद करी। और काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी बाबा के वो बुज़ुर्ग आते थे और घर को नमस्ते करके जाते थे। तो उस समय ताऊ जी ने मुझे यही समझाया कि जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारी जनरेशन्स देखेगी और उन्हें याद रहेगी। तो शायद वो एक याद मुझे मतलब बड़े ताऊ जी की भी दिलाती है और बाबा की बिल्कुल दिलाती है। तो वो एक दो इंसिडेंट्स मेरे को बहुत अच्छे से याद है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा सुयश चाचा का और पीयूष चाचा का, क्योंकि इन लोगों ने मुझे काफ़ी गाइड किया कि हमें वीडियोस कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। पीयूष चाचा ने रात भर बैठ के मुझसे बात करी है और काफ़ी मुझे गाइड किया है कि कैसे वीडियोस करना और कैसे उसे एडिट करना, और मुझे और श्रुति को उनने बहुत अच्छे से गाइड किया जिससे हम ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक गिफ्ट तैयार कर पाए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग आगे भी ऐसे ही 20 जून को कुछ ना कुछ सबके लिए करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। प्रणाम।